इकट्ठा होकर के संगठन बना करके सरकारों के पास जाते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये भी सुनिश्चित आपको करना चाहिए कि आपके ही कोई सदस्य आपके संगठन के नहीं हो, 10 तरह के संगठन हैं, तो कम से कम आप लोगों को इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए कि किसी स्कूल की वजह से अगर बदनामी हो रही है तो पूरे संगठन की बदनामी होती है। लोग ये नहीं कहते कि फला स्कूल में ऐसा हो गया, साहब प्राइवेट स्कूल तो लूटते हैं, लोग तो यही बोलते हैं ना। इस बात की भी चिंता आप लोगों को करनी चाहिए ना। एस डी शर्मा जी, बात जहां से शुरू हुई, एस डी शर्मा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी डॉक्टर साहब, कि वैक्सीन से पहले बच्चों को स्कूल भेजना क्या जोखिम भरा था, लेकिन अब यहाँ व्यावहारिक बात ये भी क्या नहीं देखी जानी चाहिए थी, दोनों पक्ष देखने चाहिए, और आप एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं आपकी राय चाहूंगा। देखिए, बहुत पहली बात तो ये है कि कोविड फ्री स्टेट जैसी स्थिति हो गई थी 15-20 दिन पहले। अब ये जो वापस कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, जिसमें स्कूल तो 3 दिन हुए खुले हुए, 3 दिन 4 दिन हुए हैं आज, उससे पहले त्यौहार आए, उससे पहले बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए जिसको हम दारोमदार जिनके ऊपर डाल सकते हैं कि इस वजह से बढ़ गए कोरोना के केसेस। लेकिन स्थिति ये थी कि आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले दूसरी लहर के दौरान जो डर था, वो डर उस तरह का नहीं रहा, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। तो सबका मन ये हो गया था कि बच्चे अब घर में रहते रहते ऑनलाइन पढ़ाई में उनका मानसिक विकास नहीं होता, उनको संगत नहीं मिलती, क्लास नहीं मिलती, क्लासमेट्स नहीं मिलते, स्कूल का माहौल नहीं मिलता, उनका रूटीन बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये था। दूसरा पक्ष ये है कि वैक्सीन को लेकर के खबरें आती रहती हैं कि 1 महीने में आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, फला कंपनी ने बना ली बच्चों की वैक्सीन, 2 महीने के अंदर अंदर सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कुछ पता नहीं कब तक आएगी वैक्सीन। तो ऐसी स्थिति में ये क्या एक जोखिम है बच्चों को स्कूल भेजना, यह वक्त की जरूरत है? एस डी शर्मा जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बहुत ही अच्छी डिबेट भी है समय की। देखिए, स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य। बड़ों, आपने देखा होगा पिछली 2 लहरों में बड़े तो या तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो, या उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। मैं बताऊंगा कि अगर 60% से ज़्यादा क्षेत्र में लोगों को, एलिजिबल लोगों को अगर वैक्सीन लग गई है तो वो सेफ एरिया माना जाता है, वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर घर में फॉलो करेंगे घर वाले। वो ये ना सोचे कि उनको एक बार वैक्सीन लग गया तो हमको तो नहीं हो सकता, ये गलत धारणा है। जिनको वैक्सीन लग चुकी है अडल्ट को, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वो सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे उनको, और हो सकता है कि वो उनको पता नहीं लगे और वो एक जुकाम खांसी की तरह उनको होगा। लेकिन वो बच्चों को तो दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं अभी 18 साल तक के, उनके वैक्सीन अभी तक किसी को भी नहीं लगी है। और मैं समझता हूँ दिसंबर में शायद चालू हो जाए, आपने सारी गाइडलाइंस ही हैं। तो ये तो सही बात है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग गया है सबको, तब तक उनको नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन अब ये भी बात सही है कि ऑनलाइन क्लासेज, इसमें कोई दौरा नहीं, ऑनलाइन क्लासेज भी एक विकल्प है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कनेक्टिविटी है हमारे गांव में, तो लोगों के पास कंप्यूटर ही नहीं है, लोगों के पास मोबाइल्स नहीं है, बच्चों के पास जो अपने, तो वो एक समस्या है कि आपके पास स्मार्ट जब फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है। मेरी बाई हमारे यहाँ काम करती है, उनके बच्चों के पास नहीं है, तो मैं पूछता था फिर क्लासेज, बोले साहब कुछ नहीं करती है, नहीं ये नहीं पढ़ पाते। तो ऐसी जरूरत भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस है। मैं समझता हूँ स्कूल में स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए। पहले तो घर में करें घर वाले कि बच्चे मास्क लगा के भेजें, लेकिन वो तो हटा देंगे, हम जानते हैं कि बच्चे लगाएं या नहीं लगाएं, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे या नहीं करेंगे, ये उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़ों को, हम अभिभावकों को, हमको स्कूल टीचर्स को, स्कूल के वर्कर्स को, भाइयों को, सबको ये ध्यान रखना है कि उन बच्चों को किसी भी तरह से लग नहीं पाया ये कोरोना। उसके लिए हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम सबको मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और मैं बताऊंगा कुछ गाइडलाइन जो मोटी मोटी हमारी इंडियन एकेडमी, जैसे अभी कह रहे थे कि स्कूल के डॉक्टर्स ने वो बनाई थी पहले गाइडलाइंस, तो समझ ये अपडेट होती रहती है समय समय पर। हमारी बच्चों की जो एकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो इंडिया की सर्वोच्च एक संस्था है बच्चों के कल्याण की, वो कह रही है कि जिस एरिया में अगर 60% से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो वहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं विद सर्टेन लिमिटेशंस। सेकेंडली, जिस एरिया में 1 लाख पॉपुलेशन, इसके सबके बीच में व्यावहारिक रास्ता हमको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं 1 लाख पॉपुलेशन, क्योंकि करीब 2 महीने पहले ये ICMR का ही सुझाव ये आया था कि स्कूल अब खोल दिए जाने चाहिए बच्चों में, और उन्होंने तो सुझाव ये दिया था कि प्राइमरी स्कूल्स को पहले खोलना चाहिए, अपर प्राइमरी को, मिडिल स्कूल्स को और हायर सेकेंडरी को बाद में खोलें, लेकिन प्राइमरी को खोल सकते हैं क्योंकि उन छोटे बच्चों में एंटीबॉडीज ज्यादा होती है। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास में। साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुमार जी कि ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति विकल्प चुनना चाहता है ऑनलाइन का, वो किसी भी कारण से अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता,
वो खतरा देखता सर, है, वो ऑनलाइन- सक्षम है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्यों बंद कर रहे नहीं हैं? सर, ऑनलाइन क्लासेज किसी भी चीज का विकल्प हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता। अरे और समाधान नहीं हो सकता, जो आदर्श रिजल्ट- स्थिति में जाकर के मत करिएगा, ऑनलाइन क्लास बंद कर दीजिएगा। आज तो जरूरत है वक्त की। नहीं, वक्त की जरूरत और है। मेघवाल साहब, आप जो फरमा रहे हैं, ये बात कहीं नहीं कही गई है कि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी रहेगा। एसओपीज में ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं स्कूल, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का आपको विकल्प खुला रखना पड़ेगा। मेघवाल साहब, देखिए जेपी शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक राजस्थान सरकार का निर्देश है, ये जो निजी शिक्षण संस्थान और अभिभावकों के बीच का ये डिसीजन है, वो पूरा का पूरा जैसे फीस वगैरह जो चार्ज करते हैं, उसके अंदर अभिभावकों का पूरा उनका अधिकार है कि वो स्कूल से इस बात की मांग कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। दूसरी मैं मैं इसको बात बिल्कुल बता रहा हूं। प्रोटेस्ट करता हूं। ये कैसे मैटर हो गया पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच का? सुन लीजिए, गवर्नमेंट क्यों बैठी है? सुन लीजिए ना, गवर्नमेंट क्यों बैठी है? मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान सरकार की, आप पूरी बात नहीं सुनते, उसके बीच में अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं। responsible नहीं है, राजस्थान सरकार पूरी की पूरी ये तरीके- हमारे जेपी एजुकेशन शर्मा जी, मिनिस्टर साहब ये आप चुप कहते करवाइए हैं तो कोई कि बात साहब ये होगी। स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच का है, फिर गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? अरे गवर्नमेंट की ड्यूटी सुनेंगे तब पता चलेगा ना आपको। सुशील जी, गवर्नमेंट की ड्यूटी हाँ, सुनेंगे तब मेघवाल पता साहब, चलेगा। मेघवाल साहब, अगर स्कूलों के और अभिभावकों के बीच में इतना ही सब कुछ अच्छा होता ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा सर, ही मैं नहीं होती। आपको यही बताना संक्षेप चाह में रहा बताइए हूं, अपनी मैंने बात, हाँ, आपको बोलिए। यही बताया कि राजस्थान सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं, उसके अंदर सभी बच्चों के ऑनलाइन ग्रुप बने हुए हैं, और राजस्थान सरकार के अंदर ऑनलाइन उनको टास्क भी दिया जाता है और असाइनमेंट भी दिया जाता है। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं आप? मैं निजी शिक्षण मतलब जो सरकारी विद्यालय है उनकी बात कर देखो, रहा मैं बताऊंगा, हूं। आपको सुनिए और मेरी बात। इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है, उसके लिए भी पूरा का पूरा ये एसओपी है। ये स्कूल क्यों नहीं कर रहे, क्यों बच्चों को क्यों लाना चाहते हैं क्यों नहीं स्कूल में? कर रहे, आप भी जबकि ये जानते हैं, क्लियर कहा सब गया जानते था हैं। कि देखिए, बच्चों दोनों बातें, पेरेंट्स के दोनों ही कंसेंट बातों के को नहीं बिना नकारा जा बच्चों को सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है मेघवाल जी, साहब, किया जा रहा है। देखिए पहली सुनिए, चीज, पेरेंट्स सुनिए, हम अपनी अपनी जगह पे, मैं अरे मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। दो तीन पॉइंट हम अपने समय बहुत कम है, हम अपनी अपनी जगह पर अपने अपने व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, हम अपने संगठनों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, लेकिन हम सामान्य नागरिक भी हैं। हम जानते हैं इस बात को, कुमार साहब भले ही खारिज करें, कि स्कूलों में बच्चों को भेजने के पीछे निश्चित तौर पर जो उनका हित छुपा हुआ है वो भी है, बच्चों का हित भी है, तो स्कूल संचालकों का हित है, उसको खारिज नहीं कर सकते आप, वो भी है अपनी जगह पे कहीं ना कहीं। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा मेघवाल साहब, ये गाइडलाइंस में सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प जारी रहे। जो अभिभावक नहीं भेजना चाहता उसके लिए ये विकल्प खुला रहे, सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाए कि जो चाहता है उसको ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प दिया जाए। जब तक कोरोना को हम ये नहीं मानते हैं कि चला गया, और चला गया के ऊपर एस.डी. शर्मा साहब, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है, एस.डी. शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, एक तो कि कोरोना का डबल आ रही है। पहली लहर थी, हाँ पहली जो लहर थी उस लहर में चिंता ज्यादा थी, असर कम था। दूसरी लहर में चिंता भी पीक पर थी और असर भी कितना घातक हुआ वो हम सब लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद में हमने ये देखा है कि अब 10, 12, 15 पेशेंट आ रहे हैं रोजाना के, नए इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर चिंता की बात है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि साहब देर सवेर ये वैक्सीनेशन ड्राइव अगर सही तरीके से चलता रहा और लोग अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहे तो ये मलेरिया वायरल जैसा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ना तो कभी खत्म होगा और ना उस तरह की इंटेंसिटी में ये आएगा। क्या ये बात सही है एस.डी. शर्मा जी? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है वो एक बार हर्ड इम्यूनिटी जब आ जाएगी, 60% से ज़्यादा बच्चे और बड़े सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो इसका प्रकोप हालांकि जैसे साधारण जुकाम खांसी की तरह होगा, लेकिन ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा कभी भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी एक जनरल इन्फेक्शन की तरह हो जाएगा। जैसे हमारा डेंगू है, डेंगू हो गया, आपने देखा होगा 2000 से चालू हुआ था और वो रेगुलर हर साल अब आ रहा है। मलेरिया आ रहा है बहुत काफ़ी समय से, इन्फ्लुएंजा आ रहा है, स्वाइन फ्लू आ रहा है। उसी तरह से ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अब ये इसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता रहेगा, इसमें कुछ चेंजेज आते रहेंगे और वैक्सीन भी हमको बदलना पड़ेगा हर बार। जैसे जैसे इसमें जैसे भी डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस आ रहा है जो और खतरनाक है, तो उनके लिए फिर वैक्सीन, अभी तो ये कहा गया है, देखा गया कि यही वैक्सीन जो लग रही है ये इसमें